हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तेजवानी। पिछले वीडियो में हमने सीमेन एनालिसिस के बारे में थोड़ी जानकारी ली और इस वीडियो में हम और जानकारी पाएंगे सीमेन एनालिसिस के बारे में। काउंट, सबसे पहले काउंट आता है। तो काउंट में हम ये चेक करेंगे कि वीर्य के अंदर कितना % शुक्राणु का काउंट है। एक तो रहता है टोटल वीर्य में कितना काउंट आया है और पर ml वीर्य में काउंट कितना आया है। पर ml वीर्य में जो काउंट होना चाहिए 15 मिलियन पर प्रति ml से ज़्यादा होना चाहिए। यदि वो उससे कम है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो अंडकोश में गड़बड़ हो सकती है, या तो इसकी नली जो शुक्राणुओं को ला कर के बाहर निकालती है उसमें कहीं गड़बड़ है, या तो प्रोस्टेट की ग्रंथि में कहीं कोई इन्फेक्शन है, या समाइनल वेसिकल में कहीं कुछ इन्फेक्शन है जो शुक्राणुओं के काउंट को अफेक्ट कर रही है। यदि इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ होती है तो आमतौर से काउंट के साथ साथ उनकी मोटिलिटी, मतलब उनकी जो चलने की जो शक्ति होनी चाहिए उसमें भी गड़बड़ होती है। उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी, मतलब बनावट में भी गड़बड़ होती है। तीनों ही चीज़ें एक साथ अफेक्ट होती हैं। आमतौर से इन ऑर्गन्स में कभी भी कुछ भी होता है तो तीनों चीज़ें एक साथ अफेक्ट होती है। यदि कोई एक ही चीज़ गड़बड़ है, समझो सिर्फ काउंट अफेक्टेड है, तो उसके कारण कुछ अलग हैं। यदि सिर्फ मोटिलिटी अफेक्टेड है तो उसके कारण कुछ अलग हैं। यदि मॉर्फोलॉजी अफेक्टेड है तो उसके कारण कुछ अलग होते हैं। बट आमतौर पे तीनों ही चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। इस हिसाब से काउंट्स को लेकर के हमने ग्रेडेशन किया हुआ है। मोर देन 15 मिलियन मतलब नॉर्मल, 15 to 5 मिलियन इज ओलिगो मतलब कम, 5 मिलियन to 1 मिलियन इज मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया, एंड लेस देन 1 मिलियन काउंट इज अ सीवियर ओलिगो एसिनोस्पर्मिया। जब सीवियर रहता है तो उसके अंदर जेनेटिक, मतलब अपने जीन्स में ही कहीं कुछ प्रॉब्लम होने का चांस होता है। और आमतौर से जो सबसे कॉमन जो पाया जाता है वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, मतलब जो वाई क्रोमोसोम रहता है उसके अंदर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में स्पर्म्स की जो क्वालिटी जो रहती है ऑलरेडी पुअर रहती है। और यदि ऐसे पेशेंट्स जो वाई माइक्रोसोम माइक्रो डिलीशन रहते हैं उनमें कभी कभी शुक्राणु मिलते ही नहीं है, जीरो शुक्राणु रहते हैं जिसको हम अजूस्पर्मिया कहते हैं। उन पेशेंट्स में टेस्टिकल में भी, मतलब जो जहाँ अंडकोश में जहाँ स्पर्म्स मिलते हैं जिनको हम सर्जरी करके हम निकाल सकते हैं, तो उसमें से भी स्पर्म्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, अपन उसको अलग वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम अजूस्पर्मिया करते हैं, जिसके अंदर एक भी शुक्राणु ना मिलना। तो जिस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि अभी शुक्राणु का काउंट क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या, उस हिसाब से अपन पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। यदि माइल्डली लो काउंट है, 10 मिलियन 12 मिलियन काउंट है, 5 मिलियन के अबव है, तो हम कुछ दवा गोली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस, करेक्टेबल कॉजेज जैसे कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, या नसों में सूजन जैसे वेरिकोसील है, या हर्निया की वजह से काउंट अफेक्ट हो रहा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हाइड्रोसील की वजह से काउंट गड़बड़ हो रहा है तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। बट यदि हम कोई भी चीज़ इंटरवेंशन करते हैं टेस्टिकल के ऊपर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, तो शुक्राणुओं के काउंट में और मॉर्फोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। क्योंकि टेस्टिकल में जो स्पर्म बनता है और उसको जब वो बाहर निकलता है तो उसका ऑन एन एवरेज जो ड्यूरेशन जो रहता है दैट इज़ बिटवीन 72 to 90 डेज, 72 डेज to 90 डेज तक का समय लगता है। तो इसीलिए आज हम यदि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं जो टेस्टिकल को अफेक्ट करता है तो मिनिमम उसको 12 हफ्ते का समय लगता है सीमेन एनालिसिस में रिफ्लेक्ट होने के लिए। फिर भी यदि कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं तो उसमें काउंट्स में इम्प्रूवमेंट जल्दी आता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको हम मेडिसिन वगैरह देते हैं तो हम उनको रेगुलर इंटरवल्स पे हम स्पर्म के काउंट को दोबारा रिपीट एनालाइज करके देखते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो नेचुरली या ईजी तरीके जिनसे ART से IUI से कंसेप्शन हो सकता है। यदि फिर भी नहीं होता है तो हमें एडवांस्ड ऑप्शंस IVF ICSI के लिए हमें जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने काउंट्स देखा कि काउंट्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं। उसी तरह से मोटिलिटी, जब हम सीमेन एनालिसिस को चेक करते हैं तो ऑन एन एवरेज मोर देन 50% स्पर्म्स मोटाइल होने चाहिए एट दी 30 मिनट्स ऑफ लिक्विफिकेशन एंड इवन आफ्टर 1 आवर्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑल्सो। इनकी मोटिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब शारीरिक संबंध होता है तो सीमेन जो रहता है फीमेल पार्ट के जड़ में डिपॉजिट होता है। वहाँ से स्पर्म्स को खुद चल करके यूट्रस, यूट्रस से लेके फेलोपियन ट्यूब्स में जाना पड़ता है जहाँ एग को जाके, अंडे को जाके फर्टिलाइज करना रहता है। यदि स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं रहेंगी तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं और कंसेप्शन नहीं हो पाता है। कभी कभी स्पर्म्स में मोटिलिटी रहती है बट वो आपस में ही एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिसको हम अग्लूटिनेशन कहते हैं, तो उसमें भी वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब वो आपस में चिपक जाते हैं मतलब उनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ बनी हुई है जिसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करके चेक करना ज़रूरी होता है। उस हिसाब से हम लो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। उनके रिजल्ट्स किसी में अच्छे आते हैं, किसी में नहीं आते हैं।
बट कोशिश करके देख सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। उसमें काउंट मोटिलिटी होने के बाद हमें मॉर्फोलॉजी बनावट देखनी पड़ती है। कभी कभी कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से स्पर्म्स का काउंट भी अच्छा रहता है, मोटिलिटी वजह, बट मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट गुड। सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन पेशेंट्स में हमें आम तौर पे जो लोअर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ रहती हैं, जैसे मॉनिटर्ड साइकिल या आईयूएस से काम नहीं होता है, तो हमें इनमें आईवीएफ ही करना पड़ता है, आईवीएफ इक्सी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी को देख करके हमारा डिसीजन पैरामीटर बनता है कि पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करना है। नेचुरल कंसेप्शन से हो जाएगा या कुछ दवा गोली दे करके उनका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो सकता है जिससे वो नेचुरली, या आईयूएस से हो सकता है कंसेप्शन। यदि ये मेडिकेशंस फेल होती हैं या इनसे इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो जा करके हमें इनको आईवीएफ एंड इक्सी के लिए पोस्ट करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है हमें। और यदि किसी इंसान का पहले ही सीमेन एनालिसिस में काउंट बहुत ही कम है, सीवियर ओलिगोटेरेटोस्टेनोस्पर्मिया है, तो हम उसी समय उनको बता सकते हैं कि भाई इतना समय आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ इक्सी के लिए प्लान कर सकते हैं, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। इसका कारण ये है क्योंकि आमतौर पे जब फर्टिलिटी के लिए, कंसेप्शन के लिए कपल्स आते हैं, उन्होंने ऑलरेडी करीब करीब 1 से 2 साल उन्होंने अपने व्यतीत किए रहते हैं यहाँ वहाँ का ट्रीटमेंट लेने में, तो ऑलरेडी वो एडवांस एज पे रहते हैं। और जैसे वो एडवांस एज पे रहते हैं तो उतना ही हमारे पास टाइम कम रहता है उनको ट्रीट करके रिजल्ट्स देने के लिए। तो ये बेसिक सीमेंट टेस्ट पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। सीमेंट टेस्ट सिर्फ इनफर्टाइल कपल्स के लिए ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ कुछ लोग जो कैंसर अर्ली एज पे, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, जिनको रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है, जिनको मेजर सर्जरीज करनी पड़ती हैं, जैसे एब्डोमेन में कैंसर्स वगैरह होते हैं, उनके लिम्फ नोड्स को निकालना पड़ता है, तो उनके अंदर इजैकुलेटरी डिसफंक्शन या सीमेन पैरामीटर्स अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स खुद होकर के पहले ही अपफ्रंट सीमेन सैंपल दे करके चेक करा करके वो नॉर्मल है कि नहीं है, उनको फ्रीज करा सकते हैं। सीमेन सैंपल फ्रीज करा दिया तो हम उसको कितने भी समय तक के हम उसको फ्रीज करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी अपने पास अवेलेबल है, जिसका जो स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं यंग एज में, जिनको प्रॉब्लम होता है, अपन इनका ये एवेन्यू, ये ऑप्शन उनको हम दे सकते हैं ताकि वो अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल प्रिजर्व कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीमेन एनालिसिस से फर्टिलिटी पोटेंशियल पता चलता है, पोटेंसी नहीं पता चलता है। पोटेंसी इज टोटली डिफरेंट थिंग, वो टोटली अलग चीज़ है। पोटेंसी मीन्स अ कपल कैन कीप अ रिलेशन, वो हेल्दी फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, उसका सीमेन एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। सीमेन एनालिसिस इज एक्सक्लूसिवली अ फर्टिलिटी पोटेंशियल असेसमेंट। उसका पोटेंसी मीन्स टू कीप रिलेशन, टू हैव अ गुड सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल रिलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बट हाँ, यदि कोई इंसान प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहा है और वो नहीं हो पा रही है, तो उसमें वो फ्रस्ट्रेट होकर के उसके पोटेंसी को, मीन्स सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि जब वो प्लान करना चाहते हैं कि भाई हमें भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, तो जैसे ये सोच करके करते हैं तो उस समय फिर वो रिलेशन नहीं रख पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है। बट फिर भी समझो वो रिलेशन नहीं रख पाते और सीमेन एनालिसिस पे रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो इजी वे आउट उनके लिए आईयूआई करके वो कंसेप्शन प्लान कर सकते हैं। और एक बार कंसेप्शन हो जाने के बाद उनका सेक्सुअल फंक्शन फिर से रीस्टोर हो जाता है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि नहीं, अब हम कंसेप्शन, हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इससे सीमेन एनालिसिस के एक सिंपल टेस्ट करने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अ मेल पार्टनर कैन गेट द कॉन्फिडेंस, यस ही कैन फादरहुड द बेबी without any trouble, without any issues, and we are there to assist you for your conception at the most fairest way of doing the things. So we have basically covered how to collect the semen sample and what are the outcomes of the semen analysis, and accordingly we can plan for a further treatment. So we will conclude here about the basic semen analysis, how to collect and analyze it. If you have any queries or any issues, you can write to us in the comment box. We will reply back, or you can SMS or WhatsApp, or you can take an appointment and meet us at Veda Fertility and Urology Care. Thanks for watching the video. If any issues, revert back us. We are there to resolve your queries.